अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको इस दौरे हाजिर में भी लाइलाज कंसिडर किया जा रहा है। दौरे हाजिर, दौरे जदीद, जिसमें हर चीज़ जिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, नए से नए इलाज आते चले जा रहे हैं और दुनिया बहुत आगे जाती जा रही है। बावजूद इसके कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका कंट्रोल भी मुश्किल होता चला जा रहा है और वो फैलती भी बहुत तेज़ी से जा रही हैं। उसमें अब गलतियां कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। हमारे लाइफस्टाइल बहुत मैटर करते हैं। हमारी अपनी गलतियां कौन कौन सी हैं कि हम खुद इस बीमारी को दावत दे रहे हैं। डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करने वाले हैं और मतवातर हम अपने शो बैक टू बैक डायबिटीज़ के हवाले से करते जाते हैं, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स, इतने सारे सवालात हमारे पास आते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हर बंदे को क्या यहाँ पर डायबिटीज़ है। तो अब इससे महफूज कैसे रहना है? क्या ये वाकई लाइलाज मर्ज़ है? क्या ये वाकई अगर आपको एक दफ़ा हो गया तो फिर सारी ज़िंदगी रहेगा? फिर क्या ये आपके लाइफस्टाइल के साथ है? अब जो लोग, जिनको डर है, शक है कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है, वो जो बॉर्डर लाइन पे सब लोग आ रहे होते हैं, आप बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि अच्छा अभी तो प्री डायबिटिक हमें कहा गया है, वो भी क्या ख़तरा है, हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जदीद इलाज क्या है इसका। कुछ लोग अभी भी इंसुलिन पे हैं, कुछ इससे बढ़कर अगर आगे इलाज आया है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद नदीम साहब मौजूद हैं, डायबिटोलॉजिस्ट। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, ये लाइलाज मर्ज़ है क्या शुगर? नहीं, देखिए, अगर आप लाइलाज की बात करें ना, जैसे आप कैंसर के बारे में कहा जाता है कि जी कैंसर लाइलाज है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से लाइलाज नहीं है, लेकिन इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। मतलब ये मुतदी बीमारी है और मतलब मीन्स के ये कंटिन्यूस, मतलब समझें कि एक क्रॉनिक डिजीज़ हो गई है जो कि चलेगी सारी उम्र आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है या इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अद्वियात मौजूद हैं, लाइफस्टाइल के साथ कंट्रोल किया जा सकता है, डाइट के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो लाइलाज का लफ्ज़ है वो डायबिटीज़ के साथ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये ख़त्म नहीं होगी, एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल करना पड़ता है, फिर ये ख़त्म नहीं होगी, जड़ से खात्मा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, कैंसर तो मौत के मुंह में ले जाता है, डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल मौत के मुंह में ले जाती है? देखिए, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ अगर चलेगी, चाहे वो टाइप 1 है या टाइप 2, डिफरेंट टाइप्स की डायबिटीज़ है, चाहे टाइप 1 है टाइप 2 है, अगर अनकंट्रोल चलेगी, उसको प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए, शुगर लेवल्स का ख्याल ना किया जाए, तो कुछ ऐसी पेचीदगियाँ, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में होना शुरू हो जाती हैं जो कि आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है। मसलन हार्ट प्रॉब्लम जी बिल्कुल हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे। फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, ये अनकंट्रोल। आप भी कह रहे होंगे मैं इतने खौफनाक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट हमने ना लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। आप समझते हैं ना कि अच्छा नॉर्मल है, जो मर्जी खा पी लो, बाद में इंसुलिन लगा लो, दवाई खा लो तो कोई मसला नहीं है, बट ये बहुत सीरियस इशू है। वो लोग जो कि समझते हैं अभी तो हम प्री डायबिटिक हैं, ये तो कोई मसला नहीं है, वो मसला होता है। देखिए, प्री डायबिटीज़ भी इट्स अ टाइप ऑफ डायबिटीज़, वो एक, और आजकल बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, हर बंदे को प्री डायबिटिक, ये समझें बॉर्डर लाइन स्टेज होती है, इससे यहाँ से डायबिटीज़ स्टार्ट होती है। तो कुछ लोगों को जब प्री डायबिटीज़ होती है, उनको कहा जाता है कि जी अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, मीठा मत लें, जो है अपनी वॉक और एक्सरसाइज को कंटिन्यूस रखें, कंसिस्टेंट हो जाए अपनी फिजिकल एक्टिविटी में। लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, ये बातों पे अमल कर लेते हैं, वॉक एक्सरसाइज पे भी आ जाते हैं, डाइट का भी ख्याल करते हैं, मीठे से पीछा छुड़ा लेते हैं, तो उनकी प्री डायबिटीज़ 100% रिवर्स हो जाती है। अब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, तो मैं आपकी इसी बात को कंटिन्यू करूंगी। प्री डायबिटिक जो होते हैं, जिनको बार बार बॉर्डर लाइन पर आ रही होती है डायबिटीज़, उनका लाइफस्टाइल और उनको किन चीज़ों को फॉलो करना है अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, उनको 3 चीज़ों को फॉलो करना है। एक तो डाइट है, और डाइट मतलब बैलेंस डाइट लेनी है, और आप उनको सिर्फ एक सीधा जो ट्रैक होता है ना, सिराते मुस्तकीम, उस पे चलना है। मतलब उन्होंने साइड वे नहीं करना। मसलन खाने की टाइमिंग, जी बिल्कुल, 3 खाने अगर वो खाते हैं तो मेरा मशवरा उनको ये है कि वो 2 मील्स पे आ जाए। डन। सुबह का नाश्ता प्रॉपर, जी ठीक है, और रात का खाना जी, लंच को स्किप करें। ठीक, लंच की जगह वो सैलड ले सकते हैं, वो एक आध फ्रूट ले सकते हैं। एक तो ये डाइट, प्लस ये जो चीनी है सफ़ेद मीठा, जिसमें साथ गुड़ और शक्कर भी शामिल है, इससे पीछा छुड़ा लें। सफ़ेद चीनी क्या बहुत खतरनाक है? उसकी वजह से शुगर स्पाइक करती है। जो लोग हम तो बच्चों को फीडर में डाल के दे रहे हैं, बच्चों को डेजर्ट बना के दे रहे हैं। सफ़ेद चीनी से पीछा छुड़ाना होगा, चाहे वो प्री डायबिटिक है या फुल ब्लोन उसको डायबिटीज़ हो गई। तो सफ़ेद चीनी से पीछा छुड़ाएं। अगर चाय पीनी है, दूध पीना है, लस्सी पीनी है, तो बगैर मीठे के। और अब यकीन करें 10, 15, 20 दिन लगते हैं
जिस्म इस आदत को अडेप्ट कर लेता है। Exactly. पहले आपको चीनी की क्रेविंग होती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली चीनी से पीछा छुड़ाएंगे तो 10-15 दिन में आप जब आप परहेज करेंगे तो फिर आपको चीनी बुरी लगने लगेगी। ऐसे ही? आपको चाय में वो चीनी taste ही आपको बड़ा नहीं, अजीब तो लगता आपको है। अपने टेस्ट बर्ड्स को जी है ट्रेन करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जो चीनी है ये बहुत ख़तरनाक है। तमाम माहिरीन कहते हैं, बच्चों को, बड़ों को, ये करती क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके, बच्चों को किस तरह नुकसान पहुंचाती है, एडल्ट्स, और फिर अगर बूढ़े अफराद हैं, ये चीनी किस तरह हमारे जिस्म में जो है वो नुकसान देखिए चीनी जब जिस्म में जाती है तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। ठीक है। जैसे बूढ़े अफराद हैं तो उनमें जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ज़ाहिर है एज के साथ साथ डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है ना। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं भी है, उनका जो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है वो बॉडी में एक हद तक तो जितनी कैलोरीज यूज़ हो रही होती हैं वो तो यहाँ यूज़ हो जाती है। जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो चेंज हो जाती हैं फैट में, ठीक है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जी, बिल्कुल। एलडीएल बढ़ता है। फिर इसके साथ जो है ना कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। इसके साथ लिवर पे फैट आना शुरू हो जाता है जिसको फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। जी, बिल्कुल। इसी के साथ वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट निकलना शुरू हो जाता है। इसी के साथ जब बॉडी में एक खास प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो डेवलप हो जाती वो है। डेवलप हो क्योंकि इंसुलिन स्पाइक करती है ना, जैसे ही चीनी अंदर जाती है बॉडी में, मीठा, जी। चाहे वो एडल्ट ले रहा है, बूढ़ा आदमी ले रहा है, बच्चा ले रहा है, तो इंसुलिन स्पाइक करती है। ठीक तो है। इंसुलिन लेवल जब स्पाइक करती है तो उसके साथ बॉडी में चेंजेस आती हैं, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ये बढ़ती है। एक चीनी का नुकसान डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि क्या है। डॉक्टर साहब, हम तो बड़े आदी हैं खाने के साथ ड्रिंक्स ले रहे हैं। अब हम किसी ड्रिंक का नाम नहीं लेंगे, बट बच्चों को हम डब्बे वाले जूस ले देते हैं, खाने के साथ ड्रिंक्स ले रहे हैं। आजकल वैसे ही गर्मी का मौसम है, आप बाहर से शरबत और मशरूबात, तो ये तो सब चीनी से चीनी भरे से हुए बने- हैं। बने तो ये जा रहे हैं। इतना नुकसानदेह है। आप 2 ग्लास शरबत पी लें एग्जैक्टली तो ये तो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए तो कहते हैं कि इन मशरूबात से आप, और लोग समझते ही हैं कि उनमें एक बहुत बड़ी मिथ है या गलत फहमी है लोगों में कि जी ये गर्मी जो है या जो टेम्परेचर अगर 40 डिग्री तक आया हुआ है तो आप ठंडा कोई शरबत पी लेंगे, मशरूब पियेंगे तो उससे गर्मी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर बाहर 40 ही रहेगा। आप 4 गिलास जूस के पी लें, गर्मी उतनी ही रहेगी। हाँ, अगर आपने कोई हेल्दी ड्रिंक पीना है वाकई जो आपको फायदा है तो नींबू पानी पिए, नींबू पानी पिए, लस्सी बिल्कुल, पिए, बिल्कुल बिल्कुल। फीकी लस्सी पिए, नमकीन लस्सी पिए, और आप नींबू पानी पिए। खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट, तो डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं गर्मियों में, गर्मी कम होती है जी, मशरूब पिए, मशरूब पी लिए। तो यहाँ से फिर शुगर स्पाइक करती है और फिर उनकी सेहत मुतासर होती है। शदीद गर्मी डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा मुतासर करती है। एग्जैक्टली उनको ज़्यादा मुतासर कर सकती है। वो इस वजह से कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो ओरल मेडिकेशंस पे होते हैं या इंसुलिन पे होते हैं, उनकी शुगर फ्लक्चुएट करती है गर्मी की वजह से। कैसे फ्लक्चुएट करती है? बाज़ औक़ात हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर लेवल हो जाता है, बाज़ औक़ात हाई शुगर लेवल होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। और वजह उसकी क्या है कि गर्मियों में ज़ाहिर है पसीना ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन होती है, जी। लोग पानी पीने से कतराते हैं, इतना पानी नहीं पीते जितना पीना चाहिए, काम की ज़्यादती की वजह से या मसरूफियत की वजह से। तो जब डिहाइड्रेशन होती है तो ब्लड बिकम थिक, जब थिक हो जाता है तो उसमें शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है। शुगर लेवल स्पाइक, मतलब आपके रीडिंग्स बिल्कुल। जो हैं वो हाई शो होती हैं। इसके साथ क्या होता है कि जब गर्मियों में बंदा कोई फिजिकल काम करता है तो पसीना आता है, पसीना आता है। कैलोरीज टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा बर्न होती हैं। जब कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं तो शुगर जो है वो बॉडी में फॉल करती है, लो हो जाती वो है, फिर शुगर पेशेंट कहते हैं हमारे हाथ पाँव हाथ कांप पाँव रहे कांपने लगते हैं, उनको कमज़ोरी फील होती है, उनको पसीना ठंडा आना शुरू हो जाता है, उनको समझ आना जो है ना, कंसंट्रेशन उनकी चेंज होती थी। बाज़ लोग तो बेहोशी में चले जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से। तो गर्मी जो है वो 2 तरीके से इफेक्ट करती है पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को। फ्लक्चुएट करती है लेवल्स, लो भी जा सकते हैं, हाई भी जा सकते हैं। ठीक है। तो गर्मी में शुगर पेशेंट को ज़्यादा एक्टिव रहना है, अपनी शुगर लेवल मेंटेन रखने हैं। अगर आप आउटडोर एक्टिविटी करने वाला आपका कोई काम है तो आपको ज़रूर इन चीज़ों को मॉनिटर करना है। बाकी चीनी कितनी खतरनाक है वो भी हमने आपको बता दिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम शुगर को कंट्रोल कैसे करना है। डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की आपने बात की, शुगर पेशेंट का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? अब शुगर तो हो गई, अब हमने उसको कंट्रोल रख के उसको अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चलना है, तो कैसे? अच्छा देखिए, एक तो मैंने पहले बात बताई कि खानों की टाइमिंग्स फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कभी नाश्ता 8 बजे कर रहे हैं तो कभी 10 बजे कर रहे हैं और कभी कर भी नहीं रहे, ठीक है? तो आपने 2 मील्स लेने, लंच को स्किप करना है, ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद जो
अगला लंच होगा वो डिनर ही होगा। टाइमिंग मैटर नहीं करती आप? टाइमिंग है ना, ठीक है। टाइमिंग सुबह का नाश्ता आप 8-9 बजे के दरमियान कर लें, ठीक है। और जो रात का खाना है वो भी 8-9 बजे बल्कि अराउंड आफ्टर मगरिब कर लें, ताकि बेड टाइम से तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे पहले आप डिनर कर चुके हों। क्योंकि कुछ लोगों को देखा है कि डिनर करते हैं साथ ही बेड पे आ जाते हैं, ये चीज़ बड़ी शुगर लेवल को स्पाइक करती है, क्योंकि एक्टिविटी होती नहीं, और ऐसे लोगों का फिर जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो लिहाजा आपने टाइमिंग इस तरह रखनी है कि सुबह का नाश्ता 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक कर लें आप। उसके बाद आपने जो अगला मील लेना है वो डिनर होना चाहिए, और डिनर की टाइमिंग अराउंड मगरिब या मगरिब के फ़ौरन बाद ले लें, ताकि बेड टाइम से 2-2.5 भी नहीं आपने घंटे पहले आप डिनर कर चुके हों। ठीक है, आप पानी ले सकते हैं। बेस्ट नाश्ता क्या है डायबिटीज के पेशेंट का? अच्छा देखिए, बेस्ट नाश्ता आप जो है ना फाइबर, प्रोटीन और कार्ब, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो बेस्ट नाश्ता ये है कि आप नाश्ता जो करते हुए सबसे पहले अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लें। ठीक है, वो आप या तो सैलेड के ऊपर डाल के ले सकते हैं, या आप जो एग ले रहे हैं तो एग को हल्के से ऑलिव ऑयल के साथ उसको फ्राई कर लें, वो ले लें। एग पहले लें, प्रोटीन पहले लेनी होती है। ठीक है। और प्रोटीन लेने के तकरीबन 10-20 मिनट के बाद आप रोटी, सादा चपाती, एक खालिस गंदम के आटे की, जौ के आटे की या मल्टीग्रेन आटे की, दोनों जो आपकी चॉइस है वो कर लें। फाइन आटा या मैदा, नान, पराठे ये अवॉइड करने होते हैं। बिल्कुल अवॉइड करने। बिल्कुल avoid बेकरी करने। प्रोडक्ट्स भी, ब्रेड अक्सर लोग घर में सुबह खा लेते हैं ना, बन खा लिया, ब्रेड खा ली, ये डायबिटीज के ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। ऑल्टरनेट ब्राउन ब्रेड पे लोग चले जाते हैं। ऑल्टरनेट ब्राउन ब्रेड जो है वो हर बेकरी की ठीक नहीं होती, आपको देखना है। आपको जो ब्राउन ब्रेड, जो सही प्योर ब्राउन ब्रेड होता है, उसको चेक करने का एक तरीका है, मैं बताता चलूँ। देखिए, आप ना ब्राउन ब्रेड को थोड़ा सा हाथ से पकड़ के, जो उसका जो पैकेट है उसको पकड़े ना, और दूसरी पकड़े, 2 कंपनीज की हैं, तो जो थोड़ी सी हैवी है वो एक्चुअली ओरिजिनल ब्राउन ब्रेड है। अच्छा। जो लाइट वेट है वो, इसका मतलब है वो सिर्फ उस पर कलर हुआ है, वो प्रॉपरली ब्राउन नहीं है। अच्छा, तो बढ़िया। ब्राउन ब्रेड जो है मल्टीग्रेन की भी, या ब्राउन ब्रेड जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन 1 या 2 स्लाइस, इसका भी पोर्शन साइज कंट्रोल करना होता है। तो अगर 5-5, 6 स्लाइस आप एक वक्त में खा लेंगे ये तो समझ शुगर के तो जो ब्राउन स्पाइक ब्रेड करेगी। है तो आप खा सकते हाँ, हैं। वो ये समझते हैं कि जी ब्राउन ब्रेड है, जब इजाजत मिली हुई है तो खाओ 6-7 स्लाइस। नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम बस 2 स्लाइस या 1 स्लाइस के साथ आप एक फ्राई एग के साथ, हल्के ऑलिव ऑयल के साथ फ्राई किया हुआ, या बॉयल एग पहले ले लें, साथ किसी भी घर के सालन के साथ आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लें, या छोटी सी खालिस गंदम की चपाती ले लें। ये आपका नाश्ता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लंच की। लंच मैंने बताया कि स्किप होगा, रोटी चावल लंच में अवॉइड करें। बहुत कभी कभी अगर कोई पार्टी है ऑफिस में, किसी ने, चलो 1 दफ़ा 8 दफ़ा तो आप खा लें, वीक में अगर 1-8 दफ़ा हो जाए, लेकिन आप अवॉइड करें। उसकी जगह आप सैलड लें। ठीक है, 1 गिलास नमकीन लस्सी ले सकते हैं बगैर चीनी के आप, या कोई भी फ्रूट। आजकल हम डायबिटिक पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आड़ू, अमरूद, सेब, ये इनके लिए बेस्ट फ्रूट्स हैं। तरबूज नहीं खा सकते? तरबूज खा सकते हैं, लेकिन अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है, या पोषण कंट्रोल करके 1-8 फाड़ी आप तरबूज की भी ले सकते हैं। फ्रूट, गर्मियों में फ्रूट तो बहुत सौगात है, जी, तो बिल्कुल गर्मियों में लंच में आप रोटी चावल को अवॉइड करके आप फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिनर की। अच्छा, अब डिनर करने से पहले शाम को 5-6 बजे के राउंड आपने फिजिकल एक्टिव होना है। वॉक करें, एज अगर आपकी यंग है तो जिम जाएं, मतलब कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू योर एज। ठीक है। बहुत बूढ़े लोग हैं, बाहर नहीं जा सकते, घुटनों का प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते, कुर्सी पे वेट भी बैठ के डायबिटिक पेशेंट का डॉक्टर साहब ज्यादा होता है, तो कुर्सी पे बैठ के घर में आप योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जो ट्रेडमिल जो है घर में अगर है उस पर आप एक्सरसाइज करते हैं। ट्रेडमिल साइकिल होती है, बाईसाइकिल, जी, बिल्कुल। उस पर पीछे टेक वाली है। अगर बैक का प्रॉब्लम है, एज ज़्यादा है, तो अम्मी जी जो हैं वो साइकिलिंग कर सकती हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए समझें एक जो है वो सब इसके बगैर तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, पॉसिबल है कि शुगर कंट्रोल रहे। शुगर कंट्रोल रहे। ठीक है, रात के खाने की तरफ। रात के खाने से पहले आपने वो ये आपने कर लिया। अच्छा, एक चीज़ ये है कि डिनर जब आप लेंगे तो कोशिश करनी है कि मगरिब के अराउंड डिनर लें, और ऐसे डिनर लेना है कि आपके बेड टाइम से और डिनर के दरमियान कम से कम 2 घंटे का फासला हो। यानी खाना खाते फौरन नहीं, आपने फौरन जाके लेटना सोना। नहीं है। अच्छा, अगर आपने डिनर लेना है तो आप सादा चपाती ले सकते हैं, खालिस गंदम के आटे की, जौ के आटे की रोटी ले सकते हैं। अगर आपने चावल खाने हैं तो बॉइल्ड राइस भी आप ले सकते हैं पोषण कंट्रोल के साथ। बॉइल्ड राइस कैसे करने? 2-3 दफ़ा चावल को उबाल कर पानी निकाल दें, पिच जिसे कहते हैं वो निकाल दें, और साथ वो चावल जो है घर के किसी भी सालन के साथ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने तो सुना है चावल बहुत ज्यादा खाने वालों को शुगर हो जाती है। देखिए, चावल जो है ना, उसका जो कुकिंग मेथड है वो उसको पॉइजनस बनाता है। ठीक है, अगर आप चावल पुलाव की शक्ल में
हैवी ऑयल में बनाए हुए हैं बिरयानी या खा रहे हैं। बिरयानी हैं या इस टाइप के चटपटे खाने, और जो कि इतने जायकेदार होते हैं कि बंदा जब खाने बैठता है तो उसे 2-3 प्लेटें खाए हाथ बगैर वो नहीं रोक रुकता ही सकता, नहीं। तो ये चीज़ फिर शुगर लेवल स्पाइक करती है। अगर वाइट राइस होगा, ज़ाहिर है वो तो उसमें मसाला नहीं होता ना, तो वाइट राइस सादा राइस है, ठीक है, उसमें से अगर आप 2-3 दफ़ा पानी निकाला हुआ है तो उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट नीचे चला जाता है, तो उससे शुगर भी स्पाइक नहीं करती। और उससे पहले वाइट राइस खाने से पहले आप थोड़ा सा सैलड ले लें। नहीं है सैलड, घर में कुछ भी नहीं है, खीरा टमाटर प्याज या सैलड के पत्ते नहीं है, तो आप 2 चमचे इसबगोल का छिलका नीम गर्म पानी के आधे गिलास में घोल के पीजिए, और उसके 10-15 मिनट के बाद आप जो है ना वो वाइट राइस खा लें सालन के साथ। उससे शुगर स्पाइक नहीं करेगी, क्योंकि जो फाइबर आप इसबगोल के छिलके की शक्ल में ले रहे हैं, सैलड की शक्ल में ले रहे हैं, वो ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो कर देता है। Great. तो स्पाइक नहीं आती। तो इस तरह का मील आपने dinner यानी में करना है। चावल खाएं, लेकिन किस तरीके से खाएं, डायबिटीज के पेशेंट, वो डॉक्टर साहब ने बता दिया, और बड़ी ट्रिकी आपने बात बताई है। सैलेड थोड़ी सी खा लेंगे और उसके बाद अगर आप चावल कंज्यूम करेंगे तो वो आपका स्पाइक नहीं करेगा एकदम से लेवल, क्योंकि फाइबर जो है वो उसको स्लो डाउन कर देगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास सैलेड अवेलेबल नहीं है तो इसबगोल का छिलका जो है वो आप ले सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग पहली दफ़ा सुनी है कि आप चावल कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो फिर ये है। अच्छा जी, उसके बाद डॉक्टर साहब, अब ये मिथ रह गई है कि वाकई ये रियलिटी है कि शुगर पेशेंट को मिठाई, डिज़र्ट, चीनी, जूसेस ये बिल्कुल ही नहीं लेने, यही शुगर करते हैं। जी देखिए, ये जो मिठाई है, केक्स हैं, और यही दिल कर ब्राउनीज रहा हैं, होता है बार बार शुगर पेशेंट का खाने को। वो क्रेविंग्स होती हैं। हाँ, क्रेविंग्स ज़ाहिर होती है हैं। आपको आपने जब कभी छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो आप किसी चीज़ से उनको मना करें ना, वही तो काम उनको करते वही काम करते हैं, क्योंकि वो एक तजस्सुस होता है उनके दिल Exactly. में ना। तो इस तरह इंसानी बॉडी में भी नेचुरली अल्लाह की तरफ से एक तजस्सुस है। तो बॉडी को जब कोई चीज़ नहीं दे रहे ना आप, बॉडी तो इंसान की तीनों खानों के लिए बनी है ना, उसको गोश्त भी खाना है, उसको फैट भी लेना है, उसको कार्बोहाइड्रेट भी लेने। तो जब एक चीज़ आप डेफिशिएंट कर देंगे, मीठा उस निकाल देंगे, तो बॉडी फिर कुछ मांगी, सही तजस्सुस तो बिल्कुल, होगा, तो वो बिल्कुल। क्रेविंग्स होती हैं, मीठे की क्रेविंग्स होती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप खीर बनाएं, चीनी ना डालें, स्टीविया डाल दें, आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दें, मीठे की क्रेविंग भी बेस्ट खत्म हो जाएगी। अल्टरनेट है। जी, ये बेस्ट ऑल्टरनेट है ये स्टीविया। स्टीविया के साथ, क्योंकि स्टीविया जो है नेचुरली प्लांट बेस्ड मीठा है, जी। तो वो शुगर स्पाइक नहीं करता, ना उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ है, ना कोई केमिकल है, तो वो बेस्ट है। तो आप कभी कभी जो क्रेविंग होती है वो आप स्टीविया डाल के आप उसकी क्रेविंग कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिठाइयाँ खाएं या आप ब्राउनीज खाएं या आप केक्स खाएं या बिस्किट्स खाएं। आजकल ना मुझे गन्ने का रो जगह जगह लगा नजर आ रहा है। डायबिटीज के पेशेंट तो उसके पास नहीं नहीं जा नहीं, सकते। गन्ना तो ज़ाहिर है चीनी किससे बनती है, बहुत गुड़ खतरनाक किससे है फिर बनता ये। है? बहुत खतरनाक है शक्कर ये। किससे बनती है? Obviously गन्ना। गन्ने से तो गन्ना और उसकी बनी हुई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मना शुगर पेशेंट उसके पास भी ना है। जाए। पास भी ना जाएं, उसको देखे भी ना। अनकंट्रोल्ड शुगर किन बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो अगर डायबिटीज़ आपकी प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड है, तो कई मेरे हज़ारों पेशेंट, लाखों पेशेंट मेरे ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ बचपन में हुई थी। अब उसके बाद वो अच्छी जॉब भी उनको मिली, वो अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, शादी भी हुई, 3-3 4-4 बच्चों के पेरेंट्स भी बन गए, कुछ भी नहीं हुआ, नो कॉम्प्लिकेशन। करवाते हैं हर साल 2 दफ़ा टेस्ट, सब ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी शुगर को अपनी लाइफस्टाइल के साथ, अपनी अद्वियात के साथ, डॉक्टर के साथ मिलकर मैनेज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शुगर का ख्याल नहीं रखते, उसको प्रॉपर्ली ध्यान नहीं देते और बिल्कुल लापरवाही के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर उनमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेचीदगी आती है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो आजकल बड़ी कॉमन है वो माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ उसको हम कहते हैं, वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होता क्या है कि किडनी का फंक्शन डिटोरेट होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता किडनीज काम करना कम कर देती हैं, जो कि फिर एंड पे एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या डायलिसिस तक इंसान को पहुंचा देता है। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटिक पेशेंट्स को होती है वो है हार्ट का प्रॉब्लम, जिसमें हार्ट अटैक है, एंजाइना है, कार्डियक फेलियर है, कार्डियोमायोपैथीज़ हैं। ये सारी चीज़ें इंसान को डेथ पे तक ले जा सकती है। इसके अलावा एक रेटिनोपैथी होती है जिसमें आंखों का पर्दा बहुत हद तक कमज़ोर हो जाता है, ये मैंने अंधापन बहुत आ सारे जाता है। शुगर के पेशेंट को देखा है कि उनकी ना आंखों की बिनाई जाना शुरू हो जाती है, तो जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया, ये बड़ा खतरनाक है। बार बार ऑपरेशन के बाद भी आपकी बिनाई जो है मुतासिर रहती है। एग्जैक्टली। और एक और कॉम्प्लिकेशन जिसको हम डायबिटिक पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसके बारे में भी सुना होगा आपको, जिसकी वजह से पाँव में हसासियत या ओह, सेंसरी yes। सेंसेशंस कम हो जाती हैं। जी, पता ही नहीं सुन्न हो चलता जाते पाँव हैं, साथ है। पाँव साथ है,
पता ही नहीं चलता, सेंसेस नहीं है, तो चलते हुए कोई कट लगा पता ही नहीं चला। तो जब जख्म खराब हो गया या कभी 10-15 दिन के बाद देखा तो पाँव का जख्म इस हद तक खराब हो गया कि उसकी ट्रीटमेंट मुश्किल होगी, फिर वहाँ पर गैंग्रीन डेवलप हो जाती है, फिर पाँव काटना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें भी डायबिटीज़ के साथ होती हैं, लेकिन उस डायबिटीज़ के साथ जो कि प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होती। अगर आप शुगर कंट्रोल करते हैं, उसको प्रॉपर्ली ख्याल रखते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल मैंने बताया, तो शुगर आपको कुछ नहीं कहती। तो डाइट भी बता दी क्या होनी चाहिए, खाना किस तरह किस किस टाइमिंग पे आपने खाना है और क्या क्या खाना है, ठीक है, वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। लेकिन अनकंट्रोल शुगर आपको किन बीमारियों की तरफ लेके जा रही है ये भी आपको बता दिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर हम डिस्कस आगे करते हैं। जी, खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। बड़ा अहम सवाल है और सब लोगों को गौर से सुनना है। ये डायबिटीज़ जो है प्रेजेंट करती है 25-26 साल के बाद, 30 साल की, 35 साल की उम्र में। डॉक्टर साहब नॉर्मली लोगों में इसी तरह से प्रेजेंट करती है। अब यही वो एज होती है जब शादी भी हो रही होती है, तो एक वो बंदा लड़का ही कहेंगे अब 30 साल में अगर आप हैं, 27-28 साल में, उसको डायबिटीज़ है और अनकंट्रोल्ड है, उसकी शादी हो गई, तो शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर होती है इससे? देखिए, अगर डायबिटीज़ के बाद शादी होगी, आप कह रहे हैं एडल्ट एज में टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, तो अगर प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें मिथ हैं जो कि आम लोग समझते हैं कि अगर शुगर हो गई है किसी को, तो वो अगर शादी करेगा तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि उसको शुगर होगी। ऐसी बात नहीं है, मेडिकल साइंस इसके बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाप नहीं बन सकता, उसकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती, उसको आगे जाके बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मेरे हज़ारों पेशेंट ऐसे हैं जो कि यंग एज में उनको डायबिटीज़ हुई, बाद में उनकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए और एक कामयाब ज़िंदगी वो गुजारे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई वीकनेस नहीं। वो एक ये भी लोगों के ज़हन में बात आती है ना कि अच्छा बाप को है तो आगे बच्चों में ना ट्रैवल करे। देखिए, बच्चों में रिस्क तो बढ़ जाता है। अगर बाप को है या माँ को शुगर है या दोनों को है तो पैदा होने वाले बच्चों में रिस्क तो बढ़ता है। जीन्स में तो टाइप 2 डायबिटीज़ चलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चे को भी होगी। वो तो उसके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। वो अगर वेट का ख्याल रखता है, वो फिजिकली एक्टिव है, खेल का शौकीन है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मोबाइल के टाइम पे वो ग्राउंड में नज़र आता है, तो कभी उसको डायबिटीज़ में खतरा, कैंसर, लेकिन रिस्क होता है, जीन्स में जाती है। जहाँ तक आपने ये बात की कि शादीशुदा ज़िंदगी अगर फ़र्ज़ करें डायबिटीज़ हो गई है फिर इंसान या मर्द जो है वो शादी ना करे, ऐसा नहीं है। अगर उसने शुगर का ख्याल रखा हुआ है तो फिर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। ना उसको कोई सेक्सुअल वीकनेस होती है, ना उसको इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे भी पैदा होते हैं, होते भी रहे हैं, पेशेंट्स के होते हैं। लेकिन जहाँ तक ये है कि अगर कोई सीरियस नहीं लेता इस डिज़ीज़ को और उसको डायबिटीज़ हो गई है और वो कंट्रोल नहीं रख रहा, ना दवाई ले रहा है, ना ले रही है, या ना डॉक्टर से मिल रहा है, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहा, जो आगे चीज़ें आती हैं खा रहा है, जैसे लाइफस्टाइल बताया उस पर नहीं है, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे गुर्दों को कमज़ोर करती है बीमारी, आंखों को कमज़ोर करती है, हार्ट को करती है, इसी तरह सेक्सुअल सिस्टम को भी कर देती है, खासतौर मर्दों को। तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल वीकनेस, इसको ईडी कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो उनको हो जाता है, उससे शादीशुदा ज़िंदगी मुतासर होती है। फिर ये होता है कि जब आपका ये कंटिन्यूसली रहता है, नहीं मैनेज करते, तो फिर बाज़ केसेस में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। तो जोर किस पे हुआ? प्रॉपर्ली मैनेज लाइफस्टाइल पे, लाइफस्टाइल पे आप मैनेज करें, कुछ भी नहीं होता। यानी अनकंट्रोल शुगर अगर किसी को है, उसकी शादी हुई है और बाद में भी वो शुगर कंट्रोल नहीं रह रही, तो फिर शादीशुदा जिंदगी भी मुतासिर हो सकती है, इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती है, लेकिन डायरेक्टली ताल्लुक इसका कंट्रोल रखने को लाइफस्टाइल के साथ है। डॉक्टर साहब, पार्टनर को क्या हो सकती है शुगर? अगर लड़के को है तो लड़की को भी हो जाए? नहीं, ये इट्स नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये कोई मुतादी बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है। अगर डायबिटीज अगर एक पार्टनर को है तो दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट नहीं हो सकती। हाँ, उस पार्टनर के अगर माँ बाप में या जीन्स में है तो फिर वाइफ को भी हो सकती है या मर्द को भी हो सकती है, अगर एक पार्टनर को है। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने बताया कि पैदा होने वाले बच्चों के लिए रिस्क फैक्टर हो जाता है, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं कि बाप को है तो बच्चों को होगी, किसी एक आधे को होगी, एक आधे को ना हो। ये तो नॉर्मली भी हमें नजर आता है। सो डॉक्टर साहब, एक दूसरी किस्म होती है डायबिटीज की जो कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ लोगों को वो फिर कंटिन्यू करती है, कुछ लोगों की सेटल हो जाती है। ये जो डायबिटिक पेशेंट का बच्चा पैदा होता है, वो भी क्या कोई रिस्क फैक्टर लेके पैदा होता है? देखिए, जो खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान जिसको डायबिटीज़ होती है उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, दौरान हमल जो हो जाती है। ये 100% रिवर्सिबल है। डिलीवरी के बाद ये मुकम्मल रिवर्स हो जाती है, माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है डिलीवर करने के बाद। लेकिन जो आने वाला बच्चा है या जो पैदा हुआ है बच्चा, वो एट रिस्क हो सकता है, वो एट रिस्क हो सकता है, उसको वो रिस्क फैक्टर है। जरूरी नहीं है उसको डायबिटीज़ हो, पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती उसको। लेकिन अगर वही मैंने बताया, वेट का ख्याल नहीं रखेगा या रखेगी, डाइट का ख्याल नहीं रखेगी,
स्ट्रेस और एंजाइटी रहेगी लाइफ में, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो फिर वजन बढ़ेगा, स्ट्रेस से भी बढ़ता है सारा कुछ, फिर डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, फिर हो सकती है। लेकिन जीन्स में तो आई हुई है, ज़ाहिर है माँ जी, को हुई है, बिल्कुल। तो लेकिन वो खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो। बच्चों को जिनको डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ कहा जाता है उसको, वो पूरी ज़िंदगी रहती है। जी, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 टाइप 2 भी रहती है, ज़ाहिर है जी। आपको बताया कि लाइफस्टाइल जी, के साथ उसको मैनेज करते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो वो चलेगी। इसी तरह टाइप 1 डायबिटीज़ भी आपको इंसुलिन के ज़रिए मैनेज करनी पड़ती है। इंसुलिन लाइफ लॉन्ग चलती है। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि जी यार शुरू के 2-3 महीने इंसुलिन लगाएंगे, उसके बाद लेवल्स कंट्रोल कर लेंगे तो इंसुलिन छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चे बच्चे हैं जो आते हैं हमारे उसमें भी पास। मीठा कंट्रोल रखना पड़ता है। देखिए उसमें भी ज़ाहिर है मीठा तो आपको कंट्रोल रखना है, आपको फिजिकली एक्टिव भी होना है, एक्सरसाइज भी करनी है, मील टाइमिंग्स जो मैंने कहा डाइट का वो उन टाइप 1 को भी उतना ही ख्याल रखना ठीक है, है। लेकिन इलाज इंसुलिन होता है, ठीक है। इंसुलिन लगानी पड़ेगी। ये नहीं होता कि आपकी जो डाइट है या लाइफस्टाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट बन जाए इंसुलिन का, कि इंसुलिन छोड़ दो और सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ के इंसुलिन मस्ट है, उसको लेनी पड़ती है और लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। इंसुलिन की क्या कोई रिप्लेसमेंट भी आई है कि अब आप इंसुलिन से छुटकारा लगाएं, इंजेक्शन जो बार बार आपको लगाने पड़ते हैं, कोई अद्वियात की सूरत में कुछ नहीं, आया है? ऐसा नहीं है, इंसुलिन लगानी पड़ती है। हाँ, इंसुलिन लगाने के सिस्टम चेंज हुए हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम आया हुआ है जिससे शुगर लेवल कंटिन्यूस रहती है। इंसुलिन पंप्स हैं जो कि फिट हो जाते हैं बॉडी में, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करके इंसुलिन को पंप कर रहे होते हैं। ऐसी डिवाइसेज आई हुई हैं, लेकिन इंसुलिन तो लगानी ही पड़ती है। वो उसकी मैं ना रिप्लेसमेंट बच्चों कोई में नहीं। खास तौर पे इसलिए पूछ रही हूँ, देखिए बच्चे ना वो एक सोशल प्रेशर आ जाता है जब बच्चे बार बार इंसुलिन लगा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले, स्कूल गोइंग बच्चे, वो बड़ा फिर जब साइड पे सब लोग आसपास आपके देख रहे होते हैं, अच्छा बच्चा इंसुलिन लगाते हो। तो मैं कुछ सेफ ऑल्टरनेट इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि बच्चा भी ना एक प्रेशर में अपनी पूरी ज़िंदगी आ जाता है। देखिए बच्चों को फैमिली की तरफ से ज़्यादा प्रेशर होता है। जिस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है या बच्ची को है, उनके घर वालों के लिए मेरा एक मैसेज है कि उसको आप नॉर्मली ट्रीट करें। देखें आम बच्चे में जिसको शुगर नहीं है और एक बच्चे में जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्या फ़र्क है? कोई भी नहीं। नहीं, फ़र्क क्या है? सिर्फ फ़र्क एक ही है कि जो आम बच्चा है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, उसके जिस्म के अंदर से इंसुलिन बन रही है। हाँ। और जो टाइप 1 उसको बाहर डायबिटिक से है आप- उसको बाहर से लगानी पड़ी। देयर इज़ नो अदर डिफरेंस। उसका ऑर्गन भी उसी तरह काम कर रहे हैं, उसका दिमाग भी उसी तरह काम कर रहा है, वो इंटेलिजेंट भी उसी तरह है, वो पढ़ाई में भी स्कोर उसी तरह कर सकता है जिस तरह एक आम बच्चा कर सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी सही तरह कर सकता है। एग्जाम्पल आप देख लें, वसीम अकरम हमारे जो स्टार बॉलर हैं, जी, बिल्कुल। और ऐसे बॉलर हैं जिन्हों जब वो बॉलिंग करने आते थे डायबिटीज़ के साथ इंसुलिन लगाकर, तो अगला जो बंदा है जो नॉर्मल होता था, उसको डायबिटिक नहीं होती थी, तो उसके बॉल से उसको डर रहा होता था बैटिंग करते हुए कि या तो ये मुझे हिट करेगा या मुझे आउट करेगा। ठीक है, तो वो भी तो हीरो है ना, वो भी टाइप 1 डायबिटिक। कैसे उसने मैनेज किया ना, तो क्यों नहीं आपका बच्चा मैनेज कर सकता? आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उसको कॉम्प्लेक्स नहीं देना। हाँ, वो जब ये आपने कहते थे बार ना, बार मना नहीं ओए, करना, एनु तुम ये है ना ना, खाओ, एनु ते शुगर है बच्चे तुम्हें नू। शुगर है, शुगर है। भाई क्यों आप पूरे खानदान में क्यों आपने रौला मचाया हुआ है कि टाइप 1 डायबिटिक है? बस छुपा के रखिए, आपको पता है वो मैनेज कर रहा है। इससे कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे में, वही ना। फिर वो अपने आप को मरीज समझने लगता है। जब वो मरीज समझेगा तो क्या वो स्पोर्ट्स में आगे जा सकता है? नहीं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, ना पढ़ाई में आगे बढ़ सकता है ना किसी और। तो आप उसको मरीज समझने के बजाय उसको नॉर्मल बच्चा ट्रीट करें, उसको बताएं, उसके डॉक्टर के साथ उसको राब्ते में रखें, जो भी चीज़ें वो अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। पूरे खानदान के साथ शेयर करने की क्या जरूरत है? खानदान डॉक्टर तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे बस वो ही। डॉक्टर के साथ मैनेज करे। जैसे और लोगों ने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हीरो को, ऐसे कई मेरे पेशेंट्स हैं जो कि टॉप लेवल पे सीईओज हैं डिफरेंट कंपनीज के, टाइप 1 डायबिटिक थे, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, टॉप लेवल पे पहुंचे हुए, अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं, मैनेज करें इंसुलिन के साथ, कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, फैमिली उनको सपोर्ट बहुत कॉम्प्लेक्स ज़्यादा में नहीं ज़रूरी रखा। है। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये तो कंफर्म बात है कि आप अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, अच्छे कंट्रोल के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बट अनकंट्रोल्ड शुगर जो है वो हमने बताया कि किन किन बीमारियों की तरफ हमें लेके जा रही है, लेकिन ये जो मोटापा है, ये क्या शुगर के साथ, शुगर के पेशेंट को मोटापा बहुत ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाता है? देखिए शुगर पेशेंट्स को मोटापा या मोटे लोगों को शुगर, ये एक बड़ी मिथ है कि कहते हैं कि जी लोग ये कहते हैं कि जो लोग मोटे हैं उनको शुगर उसको होने तो का शुगर है ही है, शुगर हाँ। ऐसा नहीं होता, रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। वेट अगर ज़्यादा है, मोटापा है, तो उससे शुगर होने का और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, जिसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से उनको शुगर हो सकती है, ये खतरा उनमें बढ़ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर मोटे बंदे को शुगर हो, लेकिन जो भी मोटा बंदा है उसको अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए, और अगर उसको शुगर से बचना है, उसको इस रिस्क को कम करना है, तो उसको वेट को कम करना है।
ये बात हेल्दी नहीं है। वेट ज़्यादा होना या मोटा जिस्म जो है वो आपकी सेहत की निशानी नहीं है। हमारे पास माएँ आती हैं बच्चों को लेके, जी मेरा बच्चा तो बड़ा सेहतमंद है। तो मैंने कितना सेहतमंद है, कहते हैं जी उसका 80 किलो वज़न है। तो मैंने कहा आपका ख्याल है कि 80 किलो वज़न जो है वो सेहत की निशानी है? कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? देखिए लोग समझते हैं, खासतौर पाकिस्तानी कल्चर में लोग समझते हैं कि जो मोटापा है या बच्चा मोटा है या उनका बेटा मोटा है या बेटी मोटी है तो ये सेहत की निशानी है। ऐसा नहीं है। मोटापे के साथ कई चीज़ें जिस्म में ऐसी आती हैं जो कि इंसान को बीमार कर सकती हैं। ऊपर से सामने से मोटा दिखता हुआ सेहतमंद नज़र आता है, अंदर उसको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह जो पतला स्मार्ट बच्चा है वो आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है तो आगे से, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल फिट होता है। तो लिहाजा आप मोटापे को या ज़्यादा भारी जिस्म ये को ना कि सेहत की हमारा बच्चा निशानी बहुत ना- खूबसूरत लग रहा है, वो नुकसान की इलामत भी हो सकता है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। इस दौरे जदीद में बड़ी जदीद चीज़ें आ गई हैं। हार्ट बीट आपकी पता चल रही होती है, शुगर लेवल पता चल रहा होता है, उस पर भी हम आएंगे। बट डॉक्टर साहब क्योंकि बात कर रहे थे कि बच्चे की पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजरनी है, बच्चे के लाइफस्टाइल को कंट्रोल रखना है। ये मैंने अक्सर माओं को देखा है कि इस डॉक्टर के पास जा रही हैं, फ़लाँ से उसकी स्टोरी सुनी तो अपने डॉक्टर को स्किप कर दिया, उसकी तरफ चले गए। अब आपके बच्चे को शुगर है, उसको आपने मॉनिटर करते रहना है, उसको आपने उसके लाइफस्टाइल को मॉनिटर करना है, उसकी शुगर को आपने कंट्रोल रखना है। तो फिर एक डॉक्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कभी आप इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फ़लाँ से सुना तो उसके पास ले गए। इस प्रैक्टिस को कैसे आप देखते हैं? देखिए पाकिस्तान में ना जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ में ये कल्चर नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कल्चर है या इंडिया में या बांग्लादेश में या जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें ये कल्चर है। इसको मैं एक नाम देता हूँ, इसको कहते हैं डॉक्टर शॉपिंग। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, कभी इस दुकान से ले ली, उससे रेट पता किया तो यहाँ पसंद ना आया तो उधर चले गए, तो ये शॉपिंग करने का तरीक़ेकार होता है जो लेडीज़ करती हैं अक्सर। लेकिन जो माएँ हैं या माँ बाप जो हैं वो आजकल डॉक्टर शॉपिंग भी एक करते हैं। नया खास तौर डॉक्टर पे भी आया है, AI, उससे भी हम बहुत चीज़ें पूछ रहे होते हैं। वो ऑनेस्टली भी स्पीकिंग, एक तरह की डॉक्टर शॉपिंग ही है। ठीक है ना। बात इससे पहले लोग गूगल डॉक्टर Yes, बने रहते थे, गूगल कर लेते गूगल थे, कर हाँ। लेते थे, तो वही चीज़ है। ज़ाहिर है गूगल से कर ली, वही इन्फॉर्मेशन आपको गूगल भी दे रहा होता है, AI भी दे रहा होता है। तो ये चीज़ जो है ना ये गलत है। अगर आपका होना चाहिए माहिर, ठीक है, अपनी फील्ड का। देखिए डायबिटीज़ के अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। जी, बिल्कुल। अब ज़ाहिर है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो डायबिटीज़ लेके नहीं जाएंगे ना। और आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके ये तो नहीं कह सकते अब हमारी डायबिटीज का इलाज कर दो। जी जी, हर चीज तो का एक हर एक स्पेशलिस्ट चीज़ होता का एक एक्सपर्ट है। तो आप अपने बच्चे के लिए, खास बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के लिए आप एक डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट जो शुरू से जिसके पास जा रहे हैं आप उसी को करें। Done. बार बार चेंज करना या किसी के कहने पे आके, उसमें ये होता है कि मैनेजमेंट चेंज होती है। ठीक है ना। एक जो कंटिन्यूसली आपका जो फिजिशियन होता है या डायबिटोलॉजिस्ट होता है आपके बच्चे का, उसको पूरी हिस्ट्री पता होती है क्योंकि शुरू से देख के चल होते हैं। जी। तो जब आप किसी डॉक्टर चेंज करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है मैनेजमेंट चेंज होती है, वो अपने कॉन्सेप्ट के साथ करता है, तो उससे फिर शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशंस आती हैं। हो सकता है कंडीशन जिसके लिए आप जा रहे हो मजीद ख़राब हो जाए। ठीक है। तो लिहाजा जो ये डॉक्टर शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, एक एक्सपर्ट आप रखें और उसी के साथ आप बच्चे को, अपने मरीज़ को राब्ते में रखें ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके साथ ट्रीट कर सके और लाइफ लॉन्ग जो है वो इस तरह की मैनेजमेंट चलती रहे ताकि बच्चा भी हेल्दी रहे और कोई जितनी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की मैंने बताई वो नहीं आती। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर मिलके क्या करते हैं? देखिए शुगर और हाई ब्लड प्रेशर ये बड़ा क्योंकि हाई इंपॉर्टेंट ब्लड क्वेश्चन प्रेशर भी है। हर किसी को ही है। जी जी, हाई ब्लड प्रेशर भी हर किसी को है और जिनको डायबिटीज़ होती है उनको ज़्यादा होने का चांस होता है ब्लड प्रेशर हाई होने का। तो जब दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों अगर अनकंट्रोल्ड हों तो ज़्यादा स्ट्रेस किस ऑर्गन पे पड़ता है? किडनीज़ पे। किडनीज़ तो पे। किडनीज़ इसकी वजह से अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो किडनीज़ को कोई ख़ास बीमारी जिसको मैंने कहा नेफ्रोपैथी होती है जो कि आपको ले जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में GFR जो किडनी की पावर होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसे कहते हैं, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब नीचे ड्रॉप करता है, GFR नीचे गिरता है तो पेशेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, जिसके बाद फिर आखिरी एंड जो है वो ट्रांसप्लांट। आपने सुना होगा ना। तो लिहाजा अगर ब्लड प्रेशर को और शुगर को आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं, दोनों का ख्याल रखते हैं, दोनों को कंट्रोल रखते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लाइफस्टाइल रखते हैं, तो फिर ये चीज़ नहीं होती। वो शुगर के पेशेंट जिनकी शिकायत ही होती है भूख बहुत लगती है, हाथ पाँव कांपना शुरू कर देते हैं, बार बार क्रेविंग होती है कि कुछ खाने, तो उनको फिर क्या खाना चाहिए? देखिए इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स कहते हैं ना। शुगर लेवल लो होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी फील होती है,
तो उस वक्त सबसे पहला काम तो शुगर लेवल चेक करना होता है। अगर ग्लूकोमीटर पास है घर की इन्वायरमेंट में, किसी बाहर पे या किसी बाजार में या किसी मार्केट में ऑफिस में आपको हो रहा है जहाँ ग्लूकोमीटर नहीं है, तो फ़ौरन आपको, पेशेंट को वैसे पता चल जाता है कि मेरी शुगर लो है, तो उस वक्त फिर उसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें मीठा हो। ज़्यादा मैं एडवाइस करता हूँ कि बजाय फिजी ड्रिंक्स लेने के या कोल्ड ड्रिंक्स पीने के आप कोई फ्रूट ले लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया भी रिलीव हो जाता है, हेल्दी ग्लूकोज भी मिल जाता है और शुगर स्पाइक नहीं करती। बाज़ औक़ात ये होता है लोग जूसेस वगैरह या बहुत ज़्यादा चीनी डाल के घोल के पी लेते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया तो करेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद पोस्ट ड्रिंक जो है वो स्पाइक आ जाती है, जो कि 400 तक और 450 तक पहुंच जाती है, जो कि नुकसानदेह। शुगर चेक करने का बेहतरीन तरीका क्या है? हमारे पास ना आजकल मोबाइल ऐप्स आई हुई हैं, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आई हुई हैं। पहले तो हम प्रॉपर देखते थे ना, एक डिवाइस होती थी जिससे शुगर चेक की जाती है, तो आजकल तो मोबाइल ऐप से आप हार्ट बीट चेक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या एक्यूरेट होती हैं? देखिए, जहाँ तक हार्ट बीट का ताल्लुक है तो वो तो मोबाइल सिग्नल से या वॉच जो होती हैं स्मार्ट वॉच से, उससे तो किया जा सकता है, वो एक्यूरेट तकरीबन एक्यूरेट ही होती हैं। लेकिन जहाँ तक शुगर लेवल या ग्लूकोज मॉनिटरिंग की बात है, तो इसमें कुछ जैसे सिस्टम्स है मोबाइल के, iOS है या एंड्रॉयड है, उनमें फ़र्क है। अभी iOS का जो सिस्टम है उस पर अभी रिसर्च हो रही है, मैंने भी उसके बारे में देखा भी है, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन अभी इतनी एक्यूरेसी नहीं है, उस पर डिफरेंस आता है। मतलब जो रीडिंग आपका मोबाइल का जो सेंसर बता रहा होता है ग्लूकोज लेवल का, और जो ओरिजिनली हम ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो अभी इतनी एक्यूरेसी नहीं है। ऐप्स आ गई हैं लेकिन अभी वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, तो लिहाजा आप अभी उस पर रिलाई ना करें। हाँ, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो जो आपके सेंसर लगे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में लगते हैं और साथ एक डिवाइस के साथ आप उसको कंटिन्यूसली ग्लूकोज को रीडिंग दे रहे होते हैं, वो सबसे ज़बरदस्त है। या ग्लूकोमीटर, तो पुराना स्टाइल है, ग्लूकोमीटर से चेक कर लें। तो ये अब मैं बताता हूँ कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए। बेस्ट टाइम टाइप 2 डायबिटिक जो हैं उनको जो है ये तो फास्टिंग लेवल जो सुबह नाश्ते से पहले का लेवल होता है, और हर खाने के 2 घंटे के बाद का लेवल लाजमी चेक करना चाहिए ताकि स्पाइक देखी जा सके। तो अगर स्पाइक आ रही है तो अपनी डोज को डॉक्टर के मशवरे के साथ उसको मॉनिटर करें, अपनी डाइट को थोड़ा सा ठीक करें, तो ताकि स्पाइक नीचे आ जाए। तो ये टाइमिंग होनी चाहिए। जहाँ तक टाइप 1 डायबिटिक है, तो शुरू में जब बच्चे डायग्नोज होते हैं तो हम ये कहते हैं उनके माँ बाप को कि इसका हर खाने से पहले आप शुगर मॉनिटर करें, ताकि उसके हिसाब से जो इंसुलिन की डोज है उसको मॉनिटर करके उसको ऑल्टर किया जा सके, उसको सेट किया जा सके। जब सेट हो जाती है डोज, तो फिर आप एक मतलब उससे पहले, खाने से पहले, मील से ना पहले मॉनिटर करें, सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग करें, और खाने के 2 घंटे के बाद कभी कभी चेक कर लिया करें कि अगर स्पाइक आ रही है तो इंसुलिन की डोज को भी एडजस्ट किया जा सके। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, क्या वॉक से ख़ास तौर पर वो आप दिन में किसी भी टाइम कर रहे हैं, रिवर्स किया जा सकता है आप डायबिटीज़ को? देखिए, रिवर्सल से क्या मुराद है आपकी? पहला सवाल तो ये ख़त्म किया जा सकता? नहीं, वॉक से ख़त्म नहीं किया जा सकता, शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। कोई भी ऐसा दावा आजकल बड़े जो है ना वो नीम हकीम कह लें या ऐसे सोशल मीडिया पे दावे सामने आते हैं, हर कोई उठ के कह रहा होता है। हर्बल मेडिसिन बहुत सारी, हर्बल मेडिसिन है, कोई कहता है जी मैं एक्सरसाइज का माहिर हूँ तो आप एक्सरसाइज कर लें, दवाइयाँ छोड़ दें, डॉक्टर छोड़ दें, या मैं डाइट का माहिर हूँ, डाइट ये ले लें, बाकी सब कुछ छोड़ दें, मेरी डाइट लेंगे तो बस ये ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि बीमारी अगर टाइप 2 डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाती है तो वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकती है। जो रिवर्सल का वर्ड है वो उनके टेस्टों के लिए तो ठीक है, आप अपने टेस्ट रिजल्ट्स जो है रिवर्स कर सकते हैं। आप नॉर्मल लेवल पे ले आएँ, फास्टिंग नॉर्मल लेवल पे ले आएँ, रैंडम लेवल नॉर्मल पे ले आएँ, HbA1c नॉर्मल पे ले आएँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डायबिटीज़ आपकी 100% क्योर होगी। क्योर और रिवर्सल को ये जो है ना, इस वर्ड्स का जो है ना गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्योर को मिला दिया जाता है रिवर्सल के साथ कि जी क्योर होगी, ऐसे नहीं है। डायबिटीज़ अगर है, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़, ये आपकी बीमारी है जो कि कंटिन्यूसली आपकी लाइफ के साथ और अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता बड़ी बीमारियों की तरफ ये आपको लेके जा सकती है। प्रिवेंशन की खातिर हमने आज का शो किया, तो इलाज से बेहतर यही है कि आप एहतियात कर लें। जितनी एहतियात करेंगे आपकी लाइफ क्वालिटी बेहतर होगी, आप अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। खुदारा खाएं सब कुछ पोषण कंट्रोल करके, तभी आप सेहतमंद रह सकते हैं। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।